हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूक्लियस के साथ। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले कि इसको डिस्कवर किसने करा था। रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है बेटा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा। अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक मेम्ब्रेन होती है बेटा जिसको आप बोलते हो आउटर मेम्ब्रेन। तो वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन। दूसरी कौन सी है बेटा? अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये दो मेम्ब्रेन्स जो है इनके बीच में एक स्पेस होता है। उस स्पेस को आप क्या बोलते हो? इस स्पेस को बोलते हो आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पर आके क्या हो गई है बेटा? एक दूसरे से फ्यूज़ हो गई हैं। उसी तरीके से इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी आपस में क्या हो गई है? फ्यूज़ हो गई है। और फ्यूज़ होने की वजह से यहाँ पे एक छेद बन गया है, गैप बन गया है, जिसको आप नाम दोगे क्या? न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर को सराउंड कौन करता है अंदर से? तो इसको सराउंड करता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलता है जिसको आप नाम दे सकते हो क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देते हो बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दे देते हो। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें पाई जाती है। एक ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको आप क्या नाम दोगे? क्रोमेटिन नाम दोगे। और दूसरा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हो बेटा न्यूक्लियोलस। द अदर वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स, ये पार्ट्स होते हैं किसके? न्यूक्लियस के। अब अगर हम एक एक करके सभी पार्ट को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियर एनवलप। अब न्यूक्लियर एनवलप के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर है। एक इनर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी होती है बेटा आउटर मेम्ब्रेन। अब इन दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है और उस स्पेस को आप नाम देते हो पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो ये रहा क्या? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस। ये वाला जो स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाएगा। इसकी डायमेंशन क्या है बेटा? तो ये इसका डायमीटर जो होता है दैट इज़ 10 to 15 नैनोमीटर। इस 10 to 15 नैनोमीटर के बीच में इसका कहीं डायमीटर लाई करेगा। नाउ जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ लिखा है द आउटर मेम्ब्रेन इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा अगर मेरे को बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा मैं कि मान लो कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन ही आगे कंटिन्यू होती है किस में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में। तो आउटर मेम्ब्रेन इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एक और चीज़ की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर कभी कभार आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो राइबोसोम्स यहाँ यहाँ इन जगहों पे क्या देखने को मिल सकता है बेटा? तो राइबोसोम्स देखने को मिल सकता है। तो राइबोसोम्स, तो आउटर मेम्ब्रेन आपको थोड़ी रफ देखने को मिलेगी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है बेटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है दैट इज़ न्यूक्लियर पोर, जो कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ दो मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज़ होती है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियर पोर बन जाता है। ठीक है, अभी जो न्यूक्लियर पोर होता है उसका फंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को अंदर से बाहर जाना हो या तो किसी भी चीज़ को अंदर से बाहर जाना हो या फिर बाहर से अंदर आना हो तो किसके थ्रू जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में किस किस का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करता है बेटा? आरएनए और प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो अगला पार्ट आता है दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स को आप नाम दे देते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस और क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम न्यूक्लियोलस को देखें तो न्यूक्लियोलस क्या है बेटा? तो न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके आजू बाजू कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सो इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। शेप में कैसा है बेटा?
स्फेरिकल है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। और इसका नंबर जो होता है ये साइज़ में बड़े हो सकते हैं और नंबर में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कौन सी सेल्स में, वो सेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्यों, देखो बेटा सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई सेल जिसमें प्रोटीन ज़्यादा बन रही है, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो प्रोटीन ज़्यादा बनाने के लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, राइबोसोम ज़्यादा होने चाहिए। अब राइबोसोम बनाने के लिए आपको दो चीज़ें लगती है, एक लगता है आरएनए और दूसरा लगता है क्या, प्रोटीन। अब आरएनए कहाँ बनेगा, आरएनए बनेगा किसके पास, न्यूक्लियोलस के पास। न्यूक्लियोलस के पास क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो न्यूक्लियोलस का साइज़ लार्ज होगा या न्यूक्लियोलस का नंबर ज़्यादा होगा तो आरएनए भी ज़्यादा बनेगा, है ना। न्यूक्लियोलस का साइज़ लार्ज या नंबर ज़्यादा तो आरएनए भी ज़्यादा, आरएनए भी ज़्यादा तो राइबोसोम ज़्यादा, और राइबोसोम ज़्यादा तो प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगी। इसलिए तो यहाँ लिखा है दे आर लार्ज एंड न्यूमरस इन प्रोटीन दैट आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। ऐसी सेल्स जो प्रोटीन्स बनाने में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसमें न्यूक्लियोलस का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है और नंबर भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब इसके आजू बाजू कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो बेटा ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन विद दी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके बीच में कोई बैरियर नहीं होता, तो ये दोनों एक दूसरे से में कॉन्टीन्यूस तरीके से रहते हैं। उसके बाद बारी आती है क्रोमेटिन की। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, जो अंदर ये धागा दिख रहा है ना बेटा रेड कलर का, ये पूरा का पूरा ये क्या है, क्रोमेटिन है। अब ये होता क्या है, तो बना किस चीज़ का होता है, तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं बेटा, एक न्यूक्लियोप्रोटीन का किसके लिए आया है, न्यूक्लिक एसिड के लिए आया है, और प्रोटीन जो है वो तो प्रोटीन है ही, तो दो चीज़ों का बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको इंटरफेज में प्रेजेंट न्यूक्लियस में देखने को मिल जाएगा। ऐसी सेल जो डिवीजन फेज में नहीं है, अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रही है डिवीजन की, उस फेज में आपको ये क्रोमेटिन देखने को आराम से मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिन है वो किस किस चीज़ का बना है, तो बेटा यहाँ पर डीएनए होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स तो मेजर कंपोनेंट होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ अमाउंट में आरएनए और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब बेटा जब ये जो न्यूक्लियस दिखा है ये कौन सा है बेटा, इंटरफेज वाला न्यूक्लियस है ना। लेकिन जब ये सेल एंटर करेगी डिवीजन में, तो क्रोमेटिन जो होगा वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर अल्टीमेटली क्या बना लेगा, क्रोमोसोम्स बना लेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या देखा है कि स्ट्रक्चर में अगर बात करी जाए तो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन दूसरी इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच के स्पेस को आप क्या नाम देते हो, तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस नाम देते हो। क्या मेम्ब्रेन्स कॉन्टिन्यूस होती है, नहीं। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के साथ कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है, और क्या बन जाता है, न्यूक्लियर पोर बन जाता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आए तो एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, और उस न्यूक्लियर मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियोलस है, और दूसरा क्या है बेटा, क्रोमेटिन है। न्यूक्लियोलस कैसा है, तो स्फेरिकल है। क्या इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, तो नहीं होती, और मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा। इसके अलावा न्यूक्लियोलस का नंबर और जो साइज है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। जिस सेल की प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा बननी है, वहाँ पे न्यूक्लियोलस का साइज़ भी बड़ा होगा और नंबर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस होता है वो आरएनए बनाने में हेल्प करता है, और आरएनए एक कंपोनेंट है किसका, राइबोसोम का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, दैट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है या न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हैं, तो न्यूक्लिक एसिड का बना है और किसका बना है, प्रोटीन्स का बना है। अब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, मेजर न्यूक्लिक एसिड क्या पाया जाता है, डीएनए, और माइनर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा, आरएनए। मेजर प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन। माइनर प्रोटीन कौन सी होती है बेटा, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। अब ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, ये कौन से फेज में है, तो ये बेटा आपको इंटरफेस न्यूक्लियस दिखा रखा है। लेकिन जब न्यूक्लियस इंटरफेस से या सेल इंटरफेस से निकल के एंटर करती है एम फेज में, तो उस टाइम पे क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस होना चालू हो जाता है, कंडेंस होकर क्या बना लेता है, अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स बना लेता है। ये पार्ट आपको याद रखना है बेटा न्यूक्लियस में, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद हमारे पास अगला स्ट्रक्चर आता है जिसको आप नाम दे रहे हो क्या, क्रोमोसोम नाम देते हो। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम, अगला वाला पार्ट इज क्रोमोसोम। अभी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को अगर आप देखोगे तो बेटा आपको कुछ अगर सिंपल करके स्ट्रक्चर दिखाया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर बेटा एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ये कौन सा कंस्ट्रक्शन है? दिस इज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साइड्स में कुछ डिस्क जैसी प्लेट्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन प्लेट जैसे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है बेटा? तो इनको नाम दिया जाता है काइनेटोकोर, ठीक है। इसी के ऊपर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको ये एक क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। तो ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड को जोड़कर कौन रखा हुआ है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ने इसको जोड़कर रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होंगे जिसमें ये मान लो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक और कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा जिसको आप नाम दोगे बेटा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और उसके बियॉन्ड भी कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट रहता है। इसके बियॉन्ड भी कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है इसको तो आप प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलोगे, ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलोगे, ठीक है। अभी जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड जो रीजन है इसको आप नाम देते हो क्या? सैटेलाइट। इसको आप नाम क्या देते हो? सैटेलाइट नाम दे देते हो, ठीक है। अब ये सैटेलाइट जो होता है हर क्रोमोसोम में नहीं प्रेजेंट होगा। जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा उस क्रोमोसोम में सैटेलाइट भी होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। और इसके अलावा जो ये क्रोमोसोम्स की एंड्स होती हैं, जो टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो टर्मिनल एंड है, ये टर्मिनल एंड है, ये वाला एंड, ये वाला एंड, या फिर ये एंड, ये एंड हो गया, ये वाला एंड हो गया, ये वाला एंड हो गया। इसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसको नाम दिया जाता है टीलोमियर। इसको क्या नाम दिया जाता है? टीलोमियर। द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड टीलोमियर। अगर हम इसको देखें बेटा क्या लिखा है, तो हर क्रोमोसोम में एक क्या होता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, और उस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रोमियर नाम है। साइड सेंट्रोमियर के साइड्स पे कुछ डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर बोला जाता है, ठीक है। अब सेंट्रोमियर जो होता है दो क्रोमेटिड्स को जोड़ कर रखता है, कहाँ पर? सेंट्रोमियर जो होता है दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो कि हमने देखा है भाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक और कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है जिसको आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हो। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड जो रीजन प्रेजेंट होता है उस बियॉन्ड वाले रीजन को आप नाम दे देते हो सैटेलाइट, ठीक है। और जो टर्मिनल एंड है क्रोमोसोम का, उस टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम को आप बोल देते हो क्या? टीलोमियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। और ये क्रोमोसोम जो इतना पूरा अच्छे से दिख रहा है, कौन सी स्टेज में दिख रहा है बेटा? ये आपको दिखेगा मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल साइकिल में, ठीक है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम सबसे अच्छे तरीके से देखने को मिल जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और किस बेसिस पर हमने क्रोमोसोम्स को 4 प्रकार में डिवाइड करा है, 4 टाइप्स में डिवाइड करा है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन कहाँ है उस बेसिस पर। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ सेंट्रोमेयर थोड़ा सेंटर से अवे है, यहाँ सेंट्रोमेयर एंड्स के पास है, और यहाँ सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर ही पहुँच चुका है। अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल मिडल में हो तो ऐसे क्रोमोसोम को आप बोलोगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंट्रोमेयर कहाँ पे? बिल्कुल मिडल में है, बिल्कुल बीच में है। और अगर ऐसा हुआ, बिल्कुल बीच में हुआ, तो जो लेंथ इसकी होगी वही सेम लेंथ इसकी होगी, है ना। तो ये आर्म्स जो होगी, ये मान लो दिस इज आर्म 1, ये कौन सी है बेटा? आर्म 1 है, तो ये कौन सी आर्म हो गई? ये आर्म 2 हो गई। तो यहाँ इस केस में आर्म 1 किसके बराबर है बेटा? आर्म 2 के बराबर है, दोनों की लेंथ सेम होगी, है ना। अब दूसरा वाला जो केस है जिसमें जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर से थोड़ा सा साइड है, स्लाइटली ऑफ सेंटर है, ठीक है। स्लाइटली सेंट्रोमेयर इज स्लाइटली ऑफ सेंटर है, ठीक है। अगर ऑफ सेंटर होगा, सेंटर से थोड़ा सा परे होगा, तो उस केस में जो क्रोमोसोम होगा उसको आप बोलोगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बोलोगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होगा? एक आर्म तो छोटी हो जाएगी जिसको आप बोलोगे पी आर्म, एक आर्म बड़ी होगी जिसको आप बोलोगे बेटा क्यू आर्म। पी आर्म कैसी होती है? छोटी। क्यू आर्म कैसी होती है? बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म कैसी है बेटा? अनइक्वल आर्म्स होती है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर का क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमेयर एक टर्मिनल, एक एंड की तरफ पहुंच जाता है या एक उस एंड के नज़दीक आ जाता है, तो सेंट्रोमेयर इज नियर वन एंड, एक एंड के करीब करीब है, तो ऐसे क्रोमोसोम को आप बोलते हो बेटा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम,
ठीक है। अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, एक आर्म जो पी आर्म है वो तो बहुत छोटी हो जाएगी, क्यू आर्म कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी होगी, तो पी आर्म तो बहुत बहुत छोटी है कंपेयर टू क्यू आर्म। यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, एक बहुत छोटी आर्म होगी और दूसरी आर्म बहुत लंबी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद आखिरी जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या है बेटा, सेंट्रोमेर बिल्कुल टर्मिनल एंड पर ही पहुंच जाता है। अब टर्मिनल एंड पे पहुंच जाएगा तो उसी को आप नाम दे दोगे क्या, टीलोसेंट्रिक। और इसमें सिर्फ आपको एक ही आर्म देखने को मिलेगी, ओनली वन आर्म देखने को मिलेगा, दूसरा वाला आर्म देखने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ लिखा है यू कैन सी ओनली अ सिंगल आर्म इन टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो बेटा ये 4 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है, तो आप उसको बोलोगे मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा साइड में है तो सब मेटासेंट्रिक। अगर एंड्स के पास है तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल एंड पर पहुंच गया तो क्या बोलोगे, टीलोसेंट्रिक बोलोगे। अभी जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इसमें ये वाला जो क्रोमोसोम है केस 1, इसमें आपको सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में दिखा रखा है, और सेंटर में दिखा रखा है इसलिए आप इसको क्या बोलोगे बेटा, इसको आप बोलोगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो सेकेंड और थर्ड डायग्राम दिखा रखा है इसमें सेंटर से थोड़ा सा परे है, सेंटर से थोड़ा सा साइड है, तो इन दोनों को ही आप क्या बोलोगे बेटा, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। दे बोथ आर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है उसमें तो बिल्कुल एंड के नज़दीक पहुंच गया है, तो इसको आप बोलोगे क्या, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोला जाएगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा कि जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है इसमें एक और कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है। इस कंस्ट्रक्शन को क्या बोला गया है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और इस कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड जो क्रोमोसोमल रीजन है उसको क्या बोलोगे बेटा, सैटेलाइट बोलोगे, ठीक है। तो दिस वाज क्रोमोसोम्स फॉर यू, ओके। अब आपको क्या करना है बेटा, इस ये जो पढ़ाया है उसको अच्छे से बस एक बार देखो, रिवाइज करो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही बताए गए हैं। जो डिटेल वाले पॉइंट है जब बेटा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वीडियो सीरीज़ उसमें पूरी की पूरी अच्छी से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये अभी सिर्फ हम रिवीजन वाला पार्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। और बेटा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर समझ आया है, पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा आप इसको रिवाइज करना, पढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं फिर बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग द प्रोसेस। थैंक यू एंड बाय बाय।